आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और कितने सालों से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेटेज, ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वेटेज में आ गया। जो बच्चा प्रिपरेशन एग्जैक्टली अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक पता होने चाहिए सब्जेक्ट्स में। अगर आप सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स अच्छे से जानते हो तो आप देख सकते हो। अब मैंने ओपन लाइन इंटीग्रल बोला तो आपके दिमाग में सारी बातें आ जानी चाहिए कि ओपन लाइन इंटीग्रल में मैं क्या क्या पढ़ा हूँ, क्या क्या बातें जानता हूँ। तो आपको ईएमएफटी के कंसेप्ट, अगर मान लो आप 10 लाइन लिखते हो, 10 लाइन्स अगर आप लिखते हो, उसमें 2 लाइन ईएमएफटी होंगे, 8 लाइन आपके मैथ्स होंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब कोई अच्छे से होंगे। एग्जाम का प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छा से आपका चल रहा होगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं ईएमएफटी में कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पहली बात, ये सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं या सोचते हैं कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे तो हो सकता है कि शायद ये सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आए। मेरे को तो बहुत पढ़ाने में मज़ा आता है। मैं काफ़ी सालों से इसको पढ़ा रहा हूँ, 12 से 13 साल, 12 to 13 ईयर्स हो गए मुझे ईएमएफटी पढ़ाते हुए। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और कितने सालों से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट 4 to 5 ईयर्स से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेटेज, ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वेटेज में आ गया। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। कभी कभी 7 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जनरली 4 to 5 मार्क्स के रेंज में क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक वेक्टर कैलकुलस होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स, फैराडे लॉ, ऐसे टॉपिक्स आपके होते हैं। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक से कैसा वेटेज रहता है। और दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हम लोग कौन सा रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, कहाँ से क्या रिसोर्स मिलेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग कौन सा बुक पढ़ सकते हैं, बुक से हम फॉलो करें कि हमारा अच्छा प्रिपरेशन हो। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आपका सिलेबस क्या है ये हम लोग जानना चाहते हैं। टॉपिक्स मैं नाम लिख देता हूं, टॉपिक्स क्या है। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ना ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ना ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैसे आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रिपरेशन करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले आपको जरूरी है कि इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले, इस पॉइंट को। फिर जैसे ही आपका अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा हो जाता है तो आप वेक्टर कैलकुलस सीखें। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे हमारा ग्रेडियंट हो गया, ग्रेडियंट से क्वेश्चन इस साल आया था आप लोगों को इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। दूसरा हमारा हो गया डाइवर्जेंस, इससे अगर क्वेश्चन आता है तो इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं। एंड थर्ड है हमारा कर्व, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे तो जनरली इजी क्वेश्चंस आते हैं। एंड लैप्लासियन ऑपरेटर, इससे क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं या तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ज्यादातर चांस है कि लैप्लासियन ऑपरेटर से अच्छे सवाल क्वेश्चन बनेंगे जब भी बनेंगे तो। फिर हमारा आता है ई पार्ट में ओपन लाइन इंटीग्रल। हाँ, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है इंटीग्रल से। तो इंटीग्रल में हमें पढ़ना होता है ओपन लाइन इंटीग्रल। ओपन लाइन इंटीग्रल में भी 2 पार्ट होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट एंड फिक्स बेसिक प्रोसेस। तो या तो हम बेसिक प्रोसेस से कर सकते हैं, या तो हम पैरामीटराइज प्रोसेस से कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा के कर सकते हैं। तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा सकते हैं, और अगर पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम लोग पैरामीटराइज या बेसिक प्रोसेस से देख सकते हैं। तो ओपन लाइन इंटीग्रल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको भी अगर ओपन लाइन इंटीग्रल आ गया तो क्लोज लाइन इंटीग्रल आसानी से बना सकता है। बहुत सारे ओपन लाइन में ब्रेक करके आप क्लोज लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। फिर क्लोज लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल का कंसेप्ट लगाते हैं स्टोक्स थ्योरम से। तो ओपन सरफेस इंटीग्रल हो गया। एंड देन आफ्टर, मैं टॉपिक का नाम लिख ले रहा हूं, कुछ लोग तो बच्चे इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा प्रिपरेशन एग्जैक्टली अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक पता होने चाहिए सब्जेक्ट्स में। अगर आप सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स अच्छे से जानते हो तो आप देख सकते हो। अब मैंने ओपन लाइन इंटीग्रल बोला तो आपके दिमाग में सारी बातें आ जानी चाहिए कि ओपन लाइन इंटीग्रल में मैं क्या क्या पढ़ा हूँ, क्या क्या बातें जानता हूँ। तो इससे ना आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है सारे सब्जेक्ट में। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप टॉपिक को अगर आपने दिमाग में समराइज कर लिया तो आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। एक टीचर भी यही करता है, एक टीचर भी यही करता है। फिर हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा। तो इंटीग्रल से हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है। इस बार तो खैर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल में, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। क्लोज लाइन इंटीग्रल और इसमें ओपन सरफेस इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम लगाने को या तो दे देगा या तो आपको डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने को दे देगा। तो क्लोज सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रल, डाइवर्जेंस थ्योरम, ओपन लाइन और क्लोज सरफेस आपका हो जाता है स्टोक्स थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम, जो भी आप कहना चाहते हो। उसके बाद से हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हमारा थर्ड पॉइंट में। थर्ड हमारा चैप्टर से आता है। फर्स्ट चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे रेयरली कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड आपका आता है वेक्टर कैलकुलस, जो काफ़ी अच्छा होगा जब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट आपके सारे टॉपिक्स अच्छे होने वाले हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपका ईएमएफटी मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स। ईएमएफटी का 1 लाइन होता है, एक ही लाइन बस ईएमएफटी होता है। या तो आप कोई इक्वेशन लगाएंगे या कोई फॉर्मूला लगाएंगे या कोई कंसेप्ट लगाएंगे तो ओनली 1 लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर ईएमएफटी। अदर देन दैट ओनली मैथमेटिक्स। इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स यू कैन डू वेल इन ईएमएफटी, नथिंग एल्स। तो आपको ईएमएफटी के कंसेप्ट अगर मान लो आप 10 लाइन लिखते हो, 10 लाइन्स अगर आप लिखते हो, उसमें 2 लाइन ईएमएफटी होंगे, 8 लाइन आपके मैथ्स होंगे। तो आपका मैथ अगर आपका क्लियर हो गया, अच्छा से समझ में आ गया, तो आप ईएमएफटी में चैप्टर और डिसाइड कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, सारी टॉपिक्स आ जाते हैं। ये जरा लेंदी टॉपिक्स है, ये लेंदी टॉपिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लाइन चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज, और आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, पोलराइज चार्ज, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सारी चीजें हम लोग देखते हैं बेसिक में। उसके बाद से बेसिक जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी देखना है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी को बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो खासकर 2-3 बार पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आ चुके हैं, पोटेंशियल से भी क्वेश्चन आ चुके हैं जी। वर्क डन, ये सब सारी चीजें जो 12th क्लास में हम लोग जनरली पढ़े हैं। उसके बाद से हमारा 6 पॉइंट डी पॉइंट पे आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल होने के बाद से वर्क डन भी हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाता है इसी में। उसके बाद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो सबसे पहले फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज का देखना होगा। इससे आपको एक स्क्वायर का पूछ सकता है कि स्क्वायर का कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक स्क्वायर में लाइन चार्ज है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, वो आप इससे फाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज से पूछ सकते हो। दूसरा आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के कारण देख सकते हो, रिंग पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क देख सकते हो, डिस्क के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये आपको देखना होता है, 2 चीजें। फिर डिस्क जैसे ही कंप्लीट होगा आप डाइपोल का बातें कर सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। जी सर, यहीं पे डाइपोल मोमेंट, यहीं पे आपकी सारी बातें आ जाती है, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, सारी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। फिर उसके बाद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख सकते हो, इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज देख सकते हो, इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज देख सकते हो। ये सारे टॉपिक हो जाएंगे।
अब सोचो, आप टॉपिक लिखने में इतना समय लग रहा है तो पढ़ने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। आपका हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, तो स्फीयर हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर, थिन शीट, थिक शीट, इतने कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होता है। फिर जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या डिस्कस करने लगते हैं यहां से, फिर हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है ई पार्ट में, कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर में सबसे पहले आप क्या डिस्कस करोगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली फॉर्मूला पढ़ के बच्चे जाते हैं और गलती कर देते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर उसके बाद से फोर्थ आपका हो जाता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सम अदर पॉइंट्स। कुछ और भी पॉइंट होते हैं कि अगर मैं उसके अंदर कंडक्टर डाल दूं तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ हाफ फील्ड इलेक्ट्रिक डाल दूं तो क्या होगा। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आप एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किए, डिस्कनेक्ट किए, फिर क्या होगा। एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किए, उसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड रखे, उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो क्या होगा। अलग अलग केसेस इसमें पूछता है, तो कैपेसिटर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 मार्क्स क्वेश्चन इससे बन जाता है। फिर उसके बाद से आपको आता है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन, इसमें बाउंड्री कंडीशन में आपको बहुत सारे बाउंड्री कंडीशन पढ़ने होते हैं। पहला बाउंड्री कंडीशन पढ़ना होता है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। जनरली इसको मैग्नेटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि टॉपिक आपका कंप्लीट लगे। और उसके बाद से आपका डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड कंडक्टर, कंडक्टर जिसमें डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड कंडक्टर, कंडक्टर। तो ये टॉपिक आपके हो जाते हैं, तो ये आपके बाउंड्री कंडीशन होगा। फिर इसी टॉपिक में आप पढ़ते हो सॉल्यूशन ऑफ लैप्लासियन इक्वेशन, क्योंकि काफी बड़ा लेंदी टॉपिक, लेंदी तो है। सॉल्यूशन ऑफ लैप्लासियन इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पूछे गए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें बेसिक प्रोसेस आपको समझना होगा कि कैसे लैप्लासियन इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो हो सकता है वो बीच का किसी प्रोसेस से क्वेश्चन पूछ दे इसमें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए। हो सकता है कि 2 टॉपिक छूट गया हो, लेकिन जितना मुझे याद है ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। काफी लेंदी टॉपिक होता है और इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके फॉलो करने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पूछोगे सर कहाँ से फॉलो करें, तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स फॉलो कर सकते हो। एसपी सेट की एक बुक आती है, आई थिंक आई हैव, एक एसपी सेट की बुक आती है इलेक्ट्रिकल वाले, इसी बुक को आप फॉलो करो। ये बुक है एसपी सेट की, इसको आप बुक को फॉलो करोगे, बेस्ट बुक है। इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स, जो भी टॉपिक है, फैराडेज लॉ, ये सारे टॉपिक्स को इसने कवर किया। थोड़ा सा फैराडे लॉ पढ़ने के लिए आप ले सकते हो बुक को, तो वहां से आपको फैराडे लॉ मिलेगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स के टॉपिक हो गए। फिर हम चौथा, फोर्थ चैप्टर हमारा जो होता है वो मैग्नेटोस्टैट्स होता है। मैग्नेटोस्टैटिक्स होता है। मैग्नेटोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या किस चीज का डिस्कस करते हैं? बायोट सेवियट लॉ। सेकंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
अलग अलग केसेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पहला फाइनाइट लेंथ करंट, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फाइनाइट लेंथ करंट। सेकंड हमारा होता है फाइनाइट लेंथ करंट के बाद से उसके बाद से हम लोग रिंग, मैग्नेटिक डायपोल, इसी में मैग्नेटिक डायपोल लोग पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक टॉर्क, सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद से मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक करंट, फिर इनफाइनाइट लेंथ लाइन करंट, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, थिन शीट, थिक शीट, थिन शीट एंड थिक शीट। इस बार क्वेश्चन जो आया था 2023 में वो थिन शीट है, थिक शीट। फिर जैसे ये टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं, फिर आप पढ़ते हो सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ते हो? सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं इसमें। तो टॉपिक अगर देखो तो 3-4 पेज का टॉपिक हो जाते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वायर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन लूप एंड वायर्स, ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कन्वर्ट करके पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिफ्थ चैप्टर होता है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन में क्या होता है? पहला हम लोग इलेक्ट्रिक गॉस लॉ पढ़ते हैं, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ, इससे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन माने जाते हैं। फिर मैग्नेटिक गॉस लॉ, केवीएल, एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर उसके बाद से आप फैराडेस प्लस लेंज लॉ पढ़ते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, काफी ज्यादा समय लेता है। फैराडेस प्लस लेंज लॉ, इसी में इंडक्टर, इसी में मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण अलग अलग केसेस, बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं, तो काफी लेंथी टॉपिक होता है ये। फिर हम लोग पढ़ते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, इसी में डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे, किसका? मैक्सवेल इक्वेशन का। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ तक हमारा मैक्सवेल इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ले, तो हम जैसे लैप्लास इक्वेशन, ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं होता, ये सिंपल इक्वेशन होते हैं। तो ये लैप्लासियन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसी में कंटिन्यूटी इक्वेशन में ही हम लोग केसीएल भी पढ़ लेते हैं। तो यहां पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है क्या? ईएमएफटी और 4 इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब इसमें पूछा जाएगा सर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर कास्ट समय बता दीजिए तो सर हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले इंटीग्रल। आप इंटीग्रल से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है वेक्टर कैलकुलस में इंटीग्रल।
कभी कभी डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इंटीग्रल से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, इसमें सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन किसी न किसी से इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है। इस पूरे टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है। हाँ, सबसे टफ टॉपिक कौन सा है, तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री। एंड दूसरा टॉपिक थोड़ा लेंदी कौन सा है, तो आपका बनता है कौन सा, लैप्लासियन इक्वेशन। और अगर आप बात करें तो कैपेसिटर भी एक अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेटवर्क प्लस कैपेसिटर, नेटवर्क प्लस ईएमटी मिलाकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटोस्टैट्स में किसी भी कारण, एक फील्ड के कारण, फाइनाइट लेंथ के कारण, रिंग के कारण, किसी कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपका क्वेश्चंस आता है मैक्सवेल इक्वेशन में, तो एक मैक्सवेल इक्वेशन से क्वेश्चंस ये सबसे बन सकते हैं। फराडे लॉ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फराडे लॉ से क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे हो गए। अब बात आती है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप डिटेल में पढ़िए अगर आप अगले साल के लिए पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप अभी इस साल के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप रिवीजन कोर्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल हमारा स्टार्ट होने वाला है ऑन 15 दिसंबर। किस तारीख को, 15 दिसंबर को 3 to 5 PM आपका स्टार्ट होने वाला है। क्या, मैथ्स, ये सारे टॉपिक्स, तो आप इस टॉपिक्स को ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग क्रिप्स में फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे। एक मिनट, यस, 3 to 5 आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर से। इस टॉपिक से इस समय हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैसे फॉर्मूला क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो मैं जितना फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, जितना डेरिवेशन कराया हूँ, वो फॉर्मूला वाइज आपको यहाँ पे पुटअप करने वाला, और मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक से, हर पॉइंट से हम एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके चले। तो अगर मैं इसमें टॉपिक गिनूं तो शायद 150 टॉपिक तो हो ही गए होंगे, तो मिनिमम 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड, हम लोग इसमें फॉर्मूला सारे डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश रहेगी, पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि इसमें सारे फॉर्मूला और सारे टॉपिक से हम डिस्कशन करें। ये आपका टाइमिंग हो सकता है हाफ एन आवर इंक्रीज डिक्रीज कर जाए, लेकिन ये टाइमिंग पे आपके क्लासेस चलेगी। इसका कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल EMFT। इस कोर्स में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर बुक की बात बता दीजिए। अगर मैं अगले साल 2025 के लिए मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो उसके बुक्स के बारे में बता दीजिए। मैं कुछ बुक्स भी पढ़ने चाहता हूं। जनरली जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा नोटबुक ही बुक होता है। अब मान लो 200-250 पेज में अगर पढ़ा देता हूँ तो बुक ही है। तो एक एक्सपीरियंस काम आता है जो अपने लाइफ में मैंने गेन किया है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें सीखा है, वो एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। अगर आप बुक फॉलो करना चाहें, अगर आप कन्वेंशनल के लिए पढ़ रहे हैं, IESE के लिए, तो आप SP सेट की बुक ले सकते हैं। SP सेट की आपकी आती है बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की। दूसरा, सेडिकू की बुक ले सकते हैं, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेडिकू की बुक। एंड थर्ड, विलियम हेड्स की बुक ले सकते हैं। ये 3 बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है SP सेट। कुछ मैग्नेटोस्टैट्स के लिए आप सेडिकू ले सकते हैं, और विलियम हेड आप कुछ डेरिवेशन के लिए ले सकते हैं। कुछ डेरिवेशन जैसे आपको 2 वायर है, 2 इन वायर है, उसका आपको पोटेंशियल निकालना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उस केस में आप विलियम हेड को फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स इसमें मिलेंगे, 80 to 80% इस टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको SP सेट में, 10% आपको टॉपिक मिल जाएंगे सेडिकू में, और कुछ टॉपिक्स आपको बचेंगे जो 5% 2% जो भी हो हमारा, कुछ डेरिवेशन अच्छे अच्छे वो विलियम हेड की बुक में मिल जाएंगे। तो ये 3 बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल 15 दिसंबर को, आपको डिस्कस करते हुए EMFT को एक अच्छे ढंग से रिवीजन प्लस क्वेश्चन डिस्कशन के थ्रू पढ़ते हुए। ठीक है, थैंक यू।